students. Today we are going to start at chapter number 7, conservation of plants and animals. So let's start it. So what do you mean by conservation? Conservation का मतलब क्या समझते हो आप? कंजर्वेशन यानी किसी चीज़ को कंजर्व करना, यानी किसी चीज़ को संभालना, किसी चीज़ की सुरक्षा करना, राइट? किसकी रक्षा करना? प्लांट्स की, हमारे एनिमल्स की, ठीक है। हमने क्लास 7th में देखा था कि पहेली और भूजो जो हैं वो फॉरेस्ट में विजिट करते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ, ठीक है। तो उनको वो अपना एक्सपीरियंस जो है बहुत ईगर होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वो अपने फॉरेस्ट विजिटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत ईगर होते हैं। और दूसरे चिल्ड्रन जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी बहुत ईगर होते हैं, मतलब ईगर का मतलब होता है उत्सुक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भरतपुर सेंचुरी विजिट करके आए थे, तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी उनको कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उसको शेयर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। सम अदर्स हैड हियर्ड अबाउट, कईयों ने सुना हुआ था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व्स के बारे में उन्होंने सुना हुआ था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है, व्हाट इज, अब अगला टॉपिक है डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। कॉन्जर्वेशन की बात हो रही है, किसी चीज़ को बचाने की बात हो रही है, तो उसे बचाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो रही है। तो डिफोरेस्टेशन भी यही है। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट, एशन यानी फॉरेस्ट लगना, और अगर डी आगे आ गया तो फॉरेस्ट ख़त्म होना, उसको होता है डिफोरेस्टेशन। यानी फॉरेस्ट जो है बर्बाद होना, कटना, उसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वैरायटी के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं अर्थ पे, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल यानी कि ज़रूरी है, हम मैनकाइंड यानी ह्यूमंस के सर्वाइवल यानी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और अब जो हमारे सर्वाइवल को, हमारे जीने के अंदर सबसे सबसे बड़ी थ्रीट यानी सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। हमें पता है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का सफाया हो जाना, और उस लैंड को जिस पर फॉरेस्ट था उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करना। किस पर्पस के लिए, कुछ अभी हम बताएंगे किस पर्पस के लिए आगे। ट्रीज इन द फॉरेस्ट हम किस पर्पस के लिए हमें बता रखे हैं, जैसे कि प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। दिस कैन बी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस लिए काटे जाते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्यों किया जाता है। तो लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी के लिए यूज करने के लिए लैंड को फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, उस लैंड को यूज़ किया जाता है, और उस फॉरेस्ट वाली लैंड को कई बार फैक्ट्रीज बना दी जाती हैं, उस पर कई बार घर बना दिए जाते हैं, या फिर जो फॉरेस्ट के अंदर वुड होती है, फॉरेस्ट के सारे पेड़ों को काट कर उस पेड़ों की वुड से फर्नीचर बनाने के लिए काट दिया जाता है, राइट, ठीक है। नेचुरल कोजेज भी होते हैं, नेचुरल कुछ अपने आप फोर्सेस हो जाते हैं जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है, जैसे कि फॉरेस्ट जो है ना आग पकड़ लेते हैं तो उसकी वजह से होता है, या फिर कुछ सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है, तो ये नेचुरल कॉजेस हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं कि नेचुरल कॉजेस क्या होते हैं डिफोरेस्टेशन के। अब कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि उसकी वजह से चीज़ें क्या होती हैं। तो ये है कि अब उन्होंने को याद आता है कि पहेली और भूजों को भी याद आता है, तो उनको याद आता है कि जो डिफोरेस्टेशन है वो टेम्परेचर बढ़ा देता है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। अब पोल्यूशन लेवल कैसे बढ़ेगा, हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ने से पोल्यूशन लेवल जो अर्थ पे कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी कम लेवल जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वो लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ जाती है। अब कैसे, वो कैसे बढ़ जाती है इसकी वजह से, तो ग्राउंड वाटर जो है वो सूख जाता है, राइट। और वो ग्राउंड वाटर कैसे सूख जाता है वो भी आगे पता चलेगा, तो हम एक बारी हम इसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी लो हो जाता है। ये हमें सिर्फ एक बार कॉन्सिक्वेंसेस बता रखे हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी बढ़ जाती है, ग्राउंड वाटर जो है हमारे ग्राउंड के अंदर वाटर वो भी कम हो जाता है, और इसकी वजह से पूरा नेचर जो है डिसबैलेंस हो जाता है, कुछ आगे पीछे हो जाता है, कुछ नहीं ढंग से चलता, ठीक है। अब ये है कि रेनफॉल की वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कट जाते हैं। ये सारे आपको आगे मैं आगे चैप्टर बताऊंगी तो उसमें अंदर पता चलेगा। अब क्या है कि नेचुरल कैलामिटीज़ भी हैं, बढ़ती हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो
फ्लड की चांसेस बढ़ जाते हैं, ड्रॉट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारा पानी सूख जाएगा तो ड्रॉट होगा, यानी कि सूखा पड़ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अब आपको पता है प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उन्हें। अब फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो ले लेते हैं सारे कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हमारी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। पर अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एब्जॉर्ब होगी, और ट्रीज नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है इंक्रीज हो रही थी। अब एक हमें समझ में आ गया क्यों बढ़ गई, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो जो अर्थ जो है रिफ्लेक्ट करती थी रेस को, ठीक है, ट्रैप अच्छी रेस को ट्रैप कर लेती थी और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती थी। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी वजह से रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। तो डिफोरेस्टेशन जो है मेजर कॉज होता है कि सॉइल जो है, सॉइल की अच्छाई गुणवत्ता जो है कम हो जाती है डिफोरेस्टेशन के लिए। कैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की वो भी अफेक्ट होती है। कैसे, अब हम वो देखते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि 7th क्लास में हमने देखा था कि जो ट्रीज हैं वो सॉइल इरोजन को, यानी सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो अगर वो भी होने लग जाएगा तो सॉइल के अंदर लेस ह्यूमिडिटी, लेस ह्यूमस होगा और लेस ही वो फर्टाइल होगी। ठीक है, अब फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट्स में बढ़ जाएगी, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? व्हेन द फर्टाइल लैंड इज कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट इट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। अब डिफोरेस्टेशन जो है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी डिक्रीज कर देता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी सोइल के अंदर वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, तो फिर ग्राउंड वाटर के अंदर ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, तो इसलिए फ्लड्स आ जाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉइल के अंदर, जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से सब खराब हो जाता है। तो अब हमें ये भी पता है कि हमें फॉरेस्ट से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या मिलता है, आप लिस्ट कर सकते हो, और उसको आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि व्हाट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। हम उसे वुड हमें मिलती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और हमारे दिमाग में सबसे पहले वो आती है। मेडिसिन हमें मिलती हैं, फ्रूट्स हमें मिलते हैं, बहुत सारी अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट, वी नीड इट। ठीक है, वी नीड, तो अगर वो ही नहीं मिलेगा तो सब कुछ कैसे चलेगा, राइट? अब कंजर्वेशन ऑफ, हम कैसे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रख सकते हैं, हम कैसे करके रख सकते हैं, वो हमने देखा था कि डिफोरेस्टेशन की वजह से अब अहमद और भूजो जो है वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि अब ये कैसे सही होगा, तो उन्हें बताते हैं कि हम एक वो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके प्रोफेसर बायोस्फीयर रिजर्व में जाने के लिए। तो फिर वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं? पंचमार्ही बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं। और he knows that the plant and animal found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स इस बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं वो हिमालयन पीक्स के अंदर पाए जाने वाले ही हैं, मतलब जो वहाँ पाए जाते हैं वैसी ही वैरायटी यहाँ पे भी मिलती है। और प्रोफेसर अहमद जो क्या बिलीव करते थे, वो मानते थे कि बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर होती है वो बहुत यूनिक होती है। इसलिए जो वहाँ के फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे माधव जी, उस पचमहारी बायोस्फीयर रिजर्व के जो फॉरेस्ट एम्प्लॉय थे माधव जी, उनको कहते हैं कि वो हमारे बच्चों को जो वहाँ पहेली, भूजो और दूसरे क्लासमेट्स को क्या करें, गाइड करें। तो वो बहुत कुछ बताते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये नेशनल हेरिटेज माने जाते हैं। तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पर्सनल जो हम इनके लिए इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व में काम करते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं वो भी बहुत काम करती है। गवर्नमेंट्स बहुत सारे रूल्स और मेथड्स और पॉलिसीज इन्हें प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए डालती है। और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, वो ये प्रोटेक्टेड एरियाज ही होते हैं जहाँ पे ये कंजर्व होकर रह जाते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि सेंचुरी क्या होती है, एरियाज कहाँ बता रखा है, लेट मी मार्क इट फॉर यू, 1 second, ओके, सॉरी फॉर दिस, ओके, आई नीडेड अ ब्रश,
Okay, so this is given the sanctuary definition. So what is sanctuary? It is the area where the animals are protected from any disturbance to them and their habitat, right? उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब जो बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ गए थे और माधव जी जो वहाँ पे गाइड थे, जब वो बायोस्फीयर रिजर्व में जाते हैं तो माधव जी उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो एरियाज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व यानी बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी रखी है, तो आप वो देखो यहाँ पर कि biodiversity is the variety of plants and animals and microorganisms generally found in an area, right? तो the biosphere reserve help, अब क्या करते हैं वो हेल्प किस में करते हैं, is to maintain the biodiversity and culture of that area, उसकी बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की और कल्चर को मेंटेन करने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर ये जो प्रोफेसर अहमद बच्चों को कहाँ लेकर गए थे, पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी था। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, जैसे पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक नेशनल पार्क था जिसका नाम सतपुरा था, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, एक का नाम था बोरी और एक का नाम था पचमरही। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखा है जिसके अंदर बताना है कि आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क है तो फिल करो, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, या आपकी स्टेट में कौन सा है, या आपकी कंट्री में कौन से, सब फिल करना है आपको ये, राइट। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है? फ्लोरा जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, फोना कहते हैं, और ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं। तो फ्लोरा हम प्लांट्स को कहते हैं और फोना हम एनिमल्स को कहते हैं। तो जैसे ही बच्चे घूम रहे होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में तो देखते हैं फॉरेस्ट की जो ग्रीनरी है उसको देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर। सडनली पहेली क्या है, एक रैबिट देखती है, ठीक है, और उसको पकड़ना चाहती होती है, तो वो उसके पीछे भागती है, तो प्रोफेसर अहमद उसे रोक देते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल्स होती हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कंफर्टेबल, वो खुद से कंफर्टेबल होते हैं। जब हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो खुद के हैबिटेट में ही जो है वो हैप्पी और कंफर्टेबल होते हैं अपनी जगहों पर ही। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब देखो ये बता रखा है कि प्लांट्स जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं, और जितने भी टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें फोना कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया, राइट। अब यहाँ पर हमें बता रखा है आगे हमारे पास टॉपिक आता है एंडेमिक स्पीशीज। अब स्पीशीज का मतलब होता है कि प्रजातियाँ, ठीक है, स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति, यानी कि एनिमल्स की भी अलग अलग स्पीशीज होती हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं एनिमल्स, वैसे ही प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी भी अलग अलग स्पीशीज होती हैं। तो सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स, वो और अंदर जाते हैं फॉरेस्ट के, तो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं चिल्ड्रन ये देख कर। हाँ, तो वो जैसे ही घुसते हैं तो बच्चे जो है बड़ा सा स्क्विरल देखते हैं, बहुत बड़ा स्क्विरल जो यानी गिलहरियाँ आपने देखी हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं स्क्विरल्स, पर वहाँ पर वो बहुत बड़ा स्क्विरल देखते हैं, बहुत बड़ी गिलहरी देखते हैं,
ठीक है, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो, वो देखते हैं कि वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं। तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि ये जायंट क्विरल है और ये एंडेमिक है इस एरिया में। अब एंडेमिक क्या मतलब, वो एक एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि वो सिर्फ उस एक एरिया के अंदर ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती, उन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और हम उन्हें हर जगह नहीं देख सकते, मतलब हर जगह नहीं मिलती वो बस एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही होती हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन अ स्टेट, मतलब वो एंडेमिक हो सकता है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, एक पर्टिकुलर जोन के अंदर, मतलब कि एक स्पीशीज है वो एक ही जगह पाई जा सकती है, मतलब कि ये वाली स्पीशीज जो है और कहीं नहीं पाई जा सकती। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज, तो ये डेफिनेशन है, एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट। अब है माधव जी जो है उन्हें साल और वाइल्ड मैंगो जो है वो दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये वाइल्ड मैंगो का आपको पिक्चर में ट्री देख रखे है ना, ये वाली जो है वाइल्ड मैंगो की पिक्चर है, ठीक है। और सैल की भी ट्रीज होती हैं, तो ये उन्हें वो कहते हैं ये भी एक एंडेमिक स्पीशीज है, ठीक है। अब किसके एग्जाम्पल की तरह कहते हैं, ये एंडेमिक फ्लोरा है। फ्लोरा क्या होता है, टाइप ऑफ प्लांट्स, तो ये एक एंडेमिक फ्लोरा है, यानी कि एक एंडेमिक यानी पर्टिकुलर उसी जगह पर पाए जाने वाले फ्लोरा यानी प्लांट्स हैं। बिसोन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना, और ये एंडेमिक फोना यानी कि उसी जगह पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। प्रोफेसर अहमद ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हो रही है उनके हैबिटेट की, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एक्सिस्टेंस। मतलब कि प्रोफेसर अहमद ये बताते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तोड़ दिए जाते हैं उनके हैबिटेट, यानी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और पॉपुलेशन यानी कि अब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंसान बढ़ रहे हैं हमारी दुनिया में, क्यों बढ़ रहे हैं है ना, तो फिर उन्हें जगह चाहिए ज़्यादा रहने के लिए, उनको जगह चाहिए तो फॉरेस्ट तोड़ दिए जाते हैं ताकि उनके घर बनाए जा सके। तो ये इनकी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से और नई नई स्पीशीज़ आ रही हैं, या हम हैबिटेट हम वो हाइब्रिड स्पीशीज बना देते, तो उनकी वजह से जो है ये वाली नेचुरल हैबिटेट है इनकी खराब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एंडेंजर यानी खतरे में है, ठीक है। इसकी वजह से इनकी एग्जिस्टेंस, इनका भी रहना मुश्किल हो जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हमने जैसे देखा, हमने देखा था क्या देखा था, बायोस्फीयर रिजर्व्स देखे थे, वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये भी कंजर्वेशन के लिए बनाए, ताकि हम जो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, ये भी यही एक तरीके हैं। तो जैसे ही पहेली जो है एक बोर्ड देखती है जहाँ पर लिखा होता है पचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके ऊपर लिखा होता है, तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व की तरह ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और माधव जी फर्दर ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर किलिंग या पोचिंग यानी शिकार, ठीक है, किसी एनिमल को कैप्चर करना यानी, ठीक है, वो प्रोहिबिटेड यानी बिल्कुल मना है, कोई वहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकता। इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड encroach upon them and destroy them। कहते कि ये भी बहुत दुख की बात है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जिनको बचा कर रखा हुआ है, जिन पर निगरानी होती है, वहाँ पर भी एनिमल्स सेफ नहीं होते, क्योंकि वहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे वो शिकार करते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और वो चिल्ड्रन को ये बताया जाता है, उनके प्रोफेसर बताते हैं कि क्या आपको याद है कि जब हम जू में गए थे, जू में हमने देखा था कि जूस के अंदर भी एनिमल्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। तो फिर क्या मतलब डिफरेंस क्या हुआ जू के अंदर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर? देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पर उन्हें हमने यहाँ पर देखा था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो मतलब सूटेबल लिविंग कंडीशन, यहाँ पर लिखा हुआ ना एक सूटेबल, आई एम सॉरी फॉर दिस, ओके, सो सूटेबल ये देखो सूटेबल यहाँ लिखा हुआ है
कि सूटेबल लिविंग कंडीशन जो है वाइल्ड एनिमल्स की उन उसके साथ। और पर जू में क्या किया जाता है, जू में तो उन्हें कैद करके रखा जाता है ना। अब नेशनल पार्क की बारी आ रही है। अब अगला कंजर्वेशन का तरीका उनका नेशनल पार्क है। अब रोड साइड पर वो देखते हैं कि सतपुरा नेशनल पार्क, देखो हमने देखा था ना कि उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी कुछ एरियाज थे, जैसे उनकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कुछ नेशनल पार्क थे। तो नेशनल पार्क देखते हैं, तो अब उन्हें जानने का होता है कि ये क्या है, ये किस तरीके से बचाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं नेशनल पार्क्स के अंदर, वो भी फ्लोरा फोना को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इवन वो लैंडस्केप को और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट होते हैं, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट यानी कि पुराने चले आ रहे ऑब्जेक्ट्स को भी प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है लैंडस्केप्स को, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वहाँ के बहुत पुराने चले आ रहे ऑब्जेक्ट्स, उनको भी सेव करके रखा जाता है, उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब जो सतपुरा नेशनल पार्क है, ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। रिमेंबर, ये शायद हो भी सकता है क्वेश्चन कि ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है इंडिया का, तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है। और फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यहाँ पर वो पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, जानने वाली बात है, सॉरी। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, वो और आगे जाते हैं तो वो देखते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा होता है, तो वो बताते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, एक प्रोजेक्ट टाइगर है, वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टाइगर्स को बचाने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसका ऑब्जेक्टिव यानी उसका उद्देश्य, वो क्यों लॉन्च किया गया था, इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि उनकी जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन जो है बहुत कम हो रही थी, टाइगर्स मर रहे थे, बच नहीं रहे थे, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही थी। तो उनके सर्वाइवल को, उनकी उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइगर लॉन्चिंग प्रोजेक्ट टाइगर, तो आप ये आंसर लिख सकते हो, ताकि क्या कि उन्हें प्रिजर्व करने के लिए किया गया था। अब टाइगर इज वन ऑफ मेनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये एक वो स्पीशीज है, उन स्पीशीज के अंदर से एक है जो कि डिसअपियर हो रही है। पर सतपुरा टाइगर रिजर्व एक यूनिक है, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उनको मेंटेन रखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स जैसे कि लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंघा, वो भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल्स अब यहाँ पर अब आ रहा है कि एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ये रिमेंबर कि एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स हुज नंबर सॉरी ओके so animals whose number are diminishing to a level that they might face extinction, यानी कि endangered होते हैं, extinction यानी कि गायब होने के करीब है, यानी कि जब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है कि उनको उनकी एग्जिस्टेंस पर खतरा आ जाता है, वो मतलब ऐसा हो जाता है कि वो बच नहीं सकते, मतलब कि बहुत कम बचेंगे ही नहीं हमारे एनवायरनमेंट में, तो उन्हें एंडेंजर्ड कहते हैं। तो उन्हें भूजों को रिमाइंड होता है, याद आता है कि डायनासोर्स वो तो बहुत पहले एक्सटिंक्ट यानी गायब हो चुके थे। तो सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट। अब इन जैसे एनिमल्स की उनके जो हैबिटेट है, उनके रहने की डिस्टर्बेंस की वजह से वो गायब हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। गायब यानी एक्सटेंट का मतलब ख़त्म ही हो जाना एक तरीके से, ठीक है। माधव जी जो है पहेली को बताते हैं कि जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो भी अभी गायब होने मतलब ख़त्म होने की खतरे में है, ठीक है। बिगर एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स से ज़्यादा छोटे एनिमल्स की जानों को खतरा है। कहते हैं कि पहले हम स्नेक्स को, फ्रॉग्स को, लिज़ार्ड्स को, बैट्स को, आउल्स को भी बहुत बुरी तरीके से मार दिया करते थे। उनकी इम्पोर्टेंस जो है बिना जाने, उनकी ज़रूरत हमारे इकोसिस्टम में जाने बिना हम उन्हें मार दिया करते थे। उनको मारने की वजह से हम अपने आप को हार्म कर रहे थे। कैसे? दे माइट बी स्मॉल इन साइज, वो चाहे छोटे हो सकते हैं पर उनका जो रोल है इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम अभी डेफिनेशन आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगी इकोसिस्टम क्या होता है, पर मैं वैसे बता देती हूँ। इकोसिस्टम यानी हमारा एनवायरनमेंट एक तरीके से, ठीक है। तो उसके अंदर जो उनका रोल है हम उसे इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन्स। वो फूड चेन आपने पढ़ा है ना क्लास 7th के अंदर, है ना, फूड चेन चल रहा है। जैसे कि हम जैसे लायन है, लायन डियर को खाता है, डियर ग्रास को खाता है ना, ये एक तरीके से फूड चेन है कि हर किसी की, ताकि कोई भी किसी की भी पॉपुलेशन ओवर ना हो जाए या किसी की भी पॉपुलेशन डिक्रीज ना हो जाए। तो ये फूड चेन इज टू मेंटेन दिस, ठीक है। तो फूड चेन का पार्ट है ये। अगर फ्रॉग्स नहीं बचेंगे तो जो फ्रॉग्स को खाते हैं, जिनका खाना ही फ्रॉग है, तो वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना, वो भी नहीं बचेंगे। मतलब बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को खाते हैं, अगर छोटे एनिमल्स ही नहीं बचेंगे तो बड़े एनिमल्स कैसे बचेंगे, क्योंकि उनके पास तो उनको खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, राइट। अब यहाँ पर डेफिनेशन आ गई कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज इन, मतलब एक इकोसिस्टम क्या है, सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर ये इकोसिस्टम ही बन जाता है, ठीक है। जिनके अंदर क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, ये सारी नेचुरल, नॉन लिविंग और नेचुरल चीज़ें सारी इकोसिस्टम ही बिल्ड करती हैं, ठीक है। अब आ रहा है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है। ये बहुत कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जीके की जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो प्रोफेसर अहमद है वो बच्चों को बताते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। तो वो बताते हैं कि रेड डाटा बुक जो है वो सोर्स है जो कि एंडेंजर्ड, यानी कि जो एंडेंजर्ड यानी कि डेंजर के अंदर है प्लांट्स और एनिमल्स, उनका जो है रिकॉर्ड रखता है। तो ये पूछ सकते हैं कि इज द सोर्स बुक विच कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड, अलग अलग तरीके की रेड डाटा बुक्स हैं। रेड डाटा बुक एक नहीं है, बहुत तरीके की हैं। अगर आपको उसके बारे में फर्दर जानना है तो आपको यहाँ पे एक लिंक दे रखा है, यू कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर, राइट। इंटरनेट पे सर्च कर लो, कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, ठीक है। ये एक कोज है, किसका कोज है, इसका ही कॉज है डिफोरेस्टेशन का, एक्सटिंक्शन का कोज है, कंजर्वेशन क्यों करनी पड़ रही है, इनकी खत्म होने की वजह का कोज ही माइग्रेशन है, ठीक है। कैसे, द एक्सकर्शन पार्टी एंड देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो और अंदर जाते हैं फॉरेस्ट के, तो वो एक तावा रिजर्वियर है, वहाँ पर रिलैक्स करते हैं कुछ देर। पहेली ऑब्जर्व करती है कि कुछ बर्ड्स जो हैं रिवर के पास उनको ऑब्जर्व करती हैं। तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि ये जो है माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। वैसे माइग्रेशन एक कॉज है कि डिफोरेस्टेशन का, पर माइग्रेशन होता क्या है, यानी कॉज बता दिया पर यहाँ पर ही कॉज की तरह नहीं बता रखा। माइग्रेशन जो होता है, मूविंग ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ही माइग्रेशन कहता है। माइग्रेशन पीपल, ह्यूमन बींग्स भी माइग्रेट करते हैं। कई ह्यूमन बींग्स जो रूरल एरिया से, जो गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, चले जाते हैं, तो उनको माइग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ में एनिमल्स, बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं, स्पेशली बर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं जब वो अपने अपने किसकी वजह से, मतलब वेदर कंडीशन की वजह से। मान लो कि बर्ड्स हैं, दे कैन फ्लाई, जब वो ठंड हो जाती है तो वो एक ऐसे एरिया में चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पर ठंड कम पड़ती है। और जब गर्मियाँ आ जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो वो एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ गर्मी कम पड़ती है, तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। तो जब पहेली देख रही होती है वो बर्ड्स को, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोरा फ्लॉन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं, जो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आए होते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ अ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स, वो किस लिए, क्योंकि वो एग्स ले करने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट में मैंने बताया था कि वो बहुत ठंडा हो जाता है या इनहॉस्पिटेबल हो जाता है, यानी रहने के लायक नहीं रहता। तो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नॉन एज माइग्रेटरी। जो बहुत, अब यहाँ पर आ गया की डेफिनेशन, जो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच another land are known as migratory birds। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, what are migratory birds? So birds who cover long distance to reach another land is known as migratory birds, ठीक है।
अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ, यहाँ पे हमें सब कुछ नेचर को कंजर्व करने के तरीके बता रखे हैं और नेचर के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो रिसाइकलिंग क्या है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अब यहाँ पर है कि जो फुल ग्रोन ट्रीज हैं, ठीक है, तो जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज, अब आपको पता है ना पेपर किससे बनता है, पेपर बनता है ट्रीज से बनता है, ठीक है, याद रखना है ना, पता ही होगा आपको। सो इसलिए हमें कहते हैं कि अब हम अगर पेपर वेस्ट करेंगे, हर छोटी छोटी बात पे पेपर वेस्ट कर देंगे, तो जितने ज़्यादा पेपर वेस्ट होंगे तो उतना ज़्यादा ट्रीज कटेंगे, हमें उतनी ज़्यादा और ज़रूरत पड़ेगी, पेपर कम पड़ रहे हैं तो हम और ट्रीज काटेंगे, राइट। तो इसलिए हमें कहते हैं पेपर भी सेव करो ताकि हम ट्रीज सेव कर सकें। तो जो प्रोफेसर अहमद है उन्हें बताते हैं कि रिसाइकलिंग क्या होती है, रिसाइकलिंग के बारे में बताते हैं कि पेपर को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, एक पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स, 5 से 7 बार रिसाइकिल करके बार बार यूज कर सकते हैं। अगर हर बच्चा एक शीट ऑफ पेपर एक दिन में सेव करे तो हम बहुत सारे ट्रीज जो हैं एक साल में सेव कर सकते हैं। इट्स अ बिग अमाउंट, राइट। वी शुड सेव, हमें सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए यूज पेपर को और रिसाइकिल करना चाहिए। इससे वी नॉट ओनली सेव ट्रीज, इससे हम अपने ट्रीज ही नहीं बचा रहे बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर। वाटर और एनर्जी को भी, अब देखो हमने क्या बचा रहे हैं, मैं पेपर को बचाकर, एक पेपर बचा, एक तो ट्रीज बच गए, है ना, वो कटे नहीं। अब ट्रीज से पेपर बनने का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को भी सेव कर रहे हैं। वाटर लगता है, उस वाटर को भी सेव कर रहे हैं। सो मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल बी ऑल्सो रिड्यूस। तो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। अब है रिफोरेस्टेशन, ठीक है, एक तो हमने डिफोरेस्टेशन देखा था, डिफोरेस्टेशन था कि फॉरेस्ट का खत्म होना, उसको खत्म कर देना, उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं। यहाँ पे रिफोरेस्टेशन है। तो रिफोरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। मतलब कि जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फॉरेस्ट, जहाँ पर प्लांट्स बचे ही नहीं, वहाँ पर नए प्लांट्स उगा कर उसको हम रिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आ सकते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज रिफोरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। अब द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। और यहाँ पर जो प्लांट करते हैं हम ट्रीज, वो नए वाले नहीं, जो वहाँ पर पहले से थे उन्हीं ट्रीज को दोबारा लगाना, मतलब उसी स्पीशीज को, उन्हीं को कैसे लगाएंगे वैसे तो ना, उसी स्पीशीज जो पहले यहाँ पर थी उन्हीं स्पीशीज को रीप्लांट करना, ठीक है। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, हम जितने काटते हैं उतने हमें प्लांट भी करने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली, और ये कई बार अपने आप भी हो जाता है, ठीक है, ये नेचुरली भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन आए कि क्या ये नेचुरली हो सकता है तो आप कहोगे बिल्कुल हो सकता है। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम उसको डिफॉरेस्टेड, कोई हमने पेड़ काट भी दिए, ठीक है, हमने पेड़ काट दिए पर उसकी जगह कुछ और बनाने की बजाय हम उससे वैसा ही रहने दें, तो वो अपने आप को दोबारा रीस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, वो ट्रीज पर ग्रो करने लग जाते हैं। एक ट्रीज को काटने का भी तरीका होता है कि हम ट्रीज को जड़ से उखाड़े, तो एक ऊपर से उनको काट दें, ठीक है। ऊपर से काटने की वजह से क्या होता है, फिर ट्रीज ग्रो करते हैं, टाइम तो बहुत लेते हैं पर ग्रो ज़रूर करते हैं, ठीक है। और इज ओके, सो इन नेचुरल रिफोरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। वी ऑलरेडी मेड ट्रीमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने बहुत डैमेज हमारे फॉरेस्ट को कर दिया है, बहुत पहुंचाया है। इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं अपनी जनरेशन को ग्रीनरी प्रोवाइड करना तो हमें बहुत सारे ट्रीज जो हैं ग्रो करने चाहिए। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारे, और ये एक्ट की एम क्या है, क्या उद्देश्य है, प्रिजर्व करना और कंजर्व करना नेचुरल फॉरेस्ट को, और एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। सो हमसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो हम ये बताएंगे दिस एक्ट इज एम्ड एट द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल forest and meeting the basic needs of people living in that area. After some rest, अब माधव जी बच्चों से पूछते हैं कि it is not advisable to stay back in the jungle after stay,
मतलब बोलते हैं कि चिल्ड्रन, वो उन्हें कहते हैं कि अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि सनसेट के बाद जंगल में रहना हमें अलाउड नहीं है और एडवाइजेबल भी नहीं है, कहा भी नहीं जाता, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी, उन्हें थैंक यू करते हैं एक्साइटिंग मतलब उनका एक्सपीरियंस के लिए। सो दिस चैप्टर हैज़ बिन ओवर, और इसके अंदर जितनी भी आपको यहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो आपको बता दिए मैंने। सेंचुरी बता दिया था, ठीक है, मैंने रिफोरेस्टेशन का बता दिया, मैंने रेड डाटा बुक की डेफिनेशन भी आपको दिखा दी थी, मैंने नेशनल पार्क्स भी बता दिए थे, मैंने माइग्रेटरी बर्ड्स की डेफिनेशन भी बता दी थी, मैंने फ्लोरा की भी डेफिनेशन बता दी थी, मैंने फोना की भी डेफिनेशन बता दी थी, मैंने एक्सटिंक्ट भी बता दिया था, यानी कि जो बचे नहीं हैं, जो गायब ख़त्म हो चुके हैं, और एंडेमिक स्पीशीज़ की डेफिनेशन तो मैंने आपको बाकायदा दिखाई थी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की भी दिखाई थी, इकोसिस्टम की भी दिखाई थी, डेफिनेशन मैंने मार्क करवाई है। और मैंने डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, बायोस्फीयर रिजर्व्स और बायोडाइवर्सिटी, मैंने जितनी भी यहाँ पर कीवर्ड्स दे रखे हैं मैंने उन सब की डेफिनेशन आपको करवा दी है। सो आई होप दिस विल बी डन। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ कि व्हाट विल हैपन अगर हम काटते जाएंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत मैंने सारा कुछ बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया, आपको सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट in the comment section and please share it with your classmates so that they can also have the benefit. Okay, thank you.